सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। इसकी पूरी देश में शाखाएं हैं। हमें अक्सर ये बताया जाता है कि अगर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस नहीं होती तो क्या होता। नेहरू जी ने देश को आईआईटीज दी, सब दिया, पूरी एजुकेशन का सिस्टम बनाया, पूरा एजुकेशन वगैरह 1947 से पहले कुछ नहीं थी। यह सब हमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया और ये उन्हीं की देन है। नो डाउट उनका शिक्षा व्यवस्था में योगदान है, उनके योगदान को नकारना नहीं चाहिए, लेकिन ये आईआईटी वगैरह जो उन्होंने बनाई और ये दावा करना कि ये सब हमने किया, इससे पहले या कुछ नहीं था, यह बात सरासर गलत है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये बात सरासर गलत है। भारत में 1947 के बाद भी शिक्षा व्यवस्था का बहुत विकास हुआ, इसमें किसी को कोई शक नहीं है और इसका श्रेय हम नेहरू जी को देंगे। लेकिन आज मैं स्पेशली आईआईटीज और अदर्स जो सिविल इंजीनियरिंग या इससे रिलेटेड है, मेडिकल और प्रोफेशंस की बात हम फिर कभी करेंगे। आज हम बात करेंगे आईआईटीज और इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सिविल सर्विसेज, इस टाइप के जो कोर्सेज थे इनकी बात करेंगे। अच्छा, आप हम सब जानते हैं 1857 में एक गदर हुआ था, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, जो अंग्रेज सरकार ने बड़ी क्रूरता पूर्वक उसको कुचल दिया था। तो आज हम उसकी बात नहीं कर रहे 1857 के गदर की। 1857 में जब ये गदर को दबा दिया गया सख्ती से अंग्रेजों द्वारा, तो उसके बाद जो अंग्रेज हुक्मरान थे उन्होंने सोचा कि भारत में कुछ एजुकेशन वगैरह ऐसी दें और इनको ऐसी शिक्षाएं दें कि ये हमारे पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और हम इनको ऐसी शिक्षा दें कि ये हमारे ही तरह सोचने समझने लगे। तो इसी क्रम में 1857 में रुड़की में थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना करी इस अंग्रेज सरकार ने। 1857 में रुड़की में थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की शुरुआत करी रुड़की में, जो आजकल उत्तराखंड में आता है, पहले ये उत्तर प्रदेश प्रोविंस में था। तो इसके बाद इसका लगातार विकास होता रहा। फिर इसमें कुछ सिविल इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और कोर्सेज बढ़ाए गए। फिर इसका नाम बदल के कर दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज और कुछ और नाम इसमें जोड़ दिए गए। तो इसको हमारे नेहरू सरकार को जो इसका श्रेय दिया जाता है वो हरगिज इसका श्रेय इनको नहीं जाता। ये 1857 से ही रुड़की में कायम था अंग्रेज सरकार के टाइम। अच्छा, इसके बाद एक दूसरी जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो है खड़गपुर, बंगाल में। पहले ये जो बंगाल में था, बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था हावड़ा में। हावड़ा स्टेशन जो है, कैलकाटा का रेलवे स्टेशन है, उसके बिल्कुल सामने ये कॉलेज होता था। कलकत्ते की आबादी उस टाइम देश में सबसे ज़्यादा थी, तो वहाँ कुछ इसके एक्सपेंशन में अंग्रेज़ों को दिक्कत आई, तो उन्होंने इसको कहा कि इसका कहीं दूर इसको खोला जाए जहाँ पूरी जगह हो और इसमें और फैकल्टीज़ खोली जाए। तो कलकत्ते के आसपास इन्होंने जगह तलाश करी खड़गपुर में, जो वेल कनेक्टेड था रेलवे लाइन से, सब जगह से, और वहाँ जगह की भी कमी नहीं थी। तो खड़गपुर में ये कॉलेज शिफ्ट किया गया और वहाँ इसको नाम भी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिया गया और वहाँ इसका निरंतर विकास होता रहा। इसके बाद 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खड़गपुर के एक विंग की एक जो नई उसमें बिल्डिंग बनाई थी उसकी स्थापना, उसके उद्घाटन में गए थे और वहाँ उन्होंने ऐसा सोचा और उसके बाद भारत सरकार ने जितने भी आईटी थे इंडिया में उन सबको आईआईटी कर दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट।
पहले सिर्फ आईटी थे। तो ये श्रेय तो हम नेहरू जी को दे सकते हैं कि उन्होंने इसका रीनेम किया, लेकिन ये श्रेय देना ठीक नहीं होगा कि उन्होंने रुड़की कॉलेज, खड़गपुर कॉलेजेस की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। अच्छा, इसके बाद एक तीसरा जो आज की डेट में आईआईटी दिल्ली में है, हौज खास में, ये पहले 1947 से काफ़ी पहले एक कश्मीरी गेट पे पॉलिटेक्निक कॉलेज होता था, वहाँ अपना इसका एक्सपेंशन किया गया। इसका एक्सपेंशन क्यों किया गया अंग्रेज सरकार द्वारा, ये मैं आगे बताऊंगा। तो वहाँ इसकी जगह छोटी पड़ने लगी। हम सभी जानते हैं कि कश्मीरी गेट आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड जगह है, और उस टाइम भी थी, पहले के टाइम में। तो उन्होंने इसको वहाँ से शिफ्ट करके हौज खास में शिफ्ट कर दिया, दिल्ली में, जहाँ काफ़ी जगह उस टाइम अवेलेबल थी। तो यह भी आईआईटी जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू ने नहीं स्थापित किया था। हाँ, आईआईटी ज़रूर इसको आज की डेट में बना दिया गया, और इसके सेटेलाइट कॉलेज भी है आज की डेट में सोनीपत और झज्जर में, आईआईटी दिल्ली के। ऐसे ही कानपुर है हमारा, कानपुर आईआईटी जो आज की डेट में है वो भी 1857 से पहले, 1857 और 1947 के बीच में वहाँ भी स्थापना कर दी गई थी। उस टाइम की जो सरकार थी उन्होंने दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, खड़गपुर, मतलब पूरे इंडिया को कवर करते हुए ये कॉलेजेस बनाए थे, जिनको आज हम आईआईटी के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक आज की डेट में बॉम्बे में भी कॉलेज है टाटा के नाम से, ये कोलाबा में स्थित है, आज भी है। तो यह भी 1947 से पहले टाटा ने वहाँ खोला हुआ था। उसको क्या नाम से अपना भारत सरकार ने अपने अधीन करना चाहा, और टाटा से बात करी कि इसको भारत सरकार एक्वायर कर रही है। तो टाटा ने इस शर्त पर दिया कि इस कॉलेज का नाम में टाटा ज़रूर जुड़ा रहेगा। तो आज भी वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसको आईआईटी भी कह सकते हैं, वो कोलाबा बॉम्बे में है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जितने भी ये आज की डेट में प्रेस्टिजियस आईआईटीज़ हैं वो पहले से ही काम कर रहे थे। हाँ, उनमें फैकल्टीज़ बढ़ती रही, उनमें सुविधाएं बढ़ती रही, उनका नाम बदलता रहा समय अनुसार। ऐसे ही एक धनबाद में है, वहाँ माइनिंग का एक था, उसको भी बाद में पटना में शिफ्ट करके आईआईटी बना दिया गया, जो आज भी वहाँ चल रहा है। तो ये सब मैं आपको आज, मेरा ये कहने का मतलब है कि नेहरू जी का रोल तो था, लेकिन सिर्फ उन्होंने ही स्थापना करी ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। अच्छा, मैं इसमें एक और बात बताना चाहूँगा। जो पहले हमारे यहाँ जो पढ़ाई लिखाई की संस्थाएं, इंस्टीट्यूट्स थे, उनके बारे में 1944 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगनेथो या विलिंगटन, इसमें कुछ नाम में मुझे कन्फ्यूजन है, तो जो भी नाम था, उस टाइम 1944 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर, और काफ़ी लंबे समय तक चला। तो उस टाइम पूरे वर्ल्ड में काफ़ी तबाही हो रही थी, और भारत, जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ों के अधीन था, तो अंग्रेज़ों की तरफ से ही विश्व युद्ध में भाग ले रहा था। तो इन लॉर्ड ने, वायसराय ने कहा, अपने जो इनके कैबिनेट के एक मेंबर, इंपॉर्टेंट मेंबर थे सरदार जोगेंद्र सिंह, उनको बुलाया और कहा कि जब ये वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद पूरे देश में तबाही होगी, पूरे विश्व में, और उन पूरे विश्व को रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, और हम चाहते हैं कि भारत से भी पूरे वर्ल्ड में इंजीनियर्स वगैरह, सिविल इंजीनियर्स, ड्राफ्ट्समैन, ये सब जाएं। तो उन्होंने एक कमेटी गठित करी, सरदार जोगेंद्र सिंह ने अपना 1944 में वायसराय के कहने पर, और इस कमेटी में बनाया गया कि इनको फास्ट कैसे किया जाए। इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया नलिन रंजन सरकार को। इसके मेंबर थे नज़ीर अहमद, आर.एस. भटनागर, मेजर जी.एस. गौड़, एफ. लाल ICS, जिसको आजकल IAS कहते हैं, सरदार वीर बहादुर सिंह। सरदार वीर बहादुर सिंह के बारे में बताता चलूँ, ये
मशहूर पत्रकार खुशवंत सिंह के पिता थे। इनकी और भी इसमें मेंबर थे और इसकी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि हमें जो है, जो हमारे प्रेजेंट जो हमारे पास इंस्टीट्यूट हैं, इनमें सीटें बढ़ाई जाए, इनमें फैकल्टी बढ़ाई जाए, जिससे हम ज़्यादा इंजीनियर्स और अन्य पढ़े लिखे लोग तैयार कर सकें जो बाद में विश्व में अपना योगदान देंगे। तो इस कमेटी इम्प्लीमेंट के तहत ही फिर धनबाद में भी फैकल्टीज बढ़ाई गई, खड़गपुर में भी बढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ और ये सब चलता रहा। अच्छा, इसके बाद एक आर कोड मुद्रियार, ये मैसूर के दीवान थे अपना, क्योंकि अंग्रेज सरकार थी तो ये उसके दीवान ही थे। आर कोड मुद्रियार ये मैसूर के दीवान थे और ये बाकी काफ़ी तरक्की पसंद थे और इनके पास कोई भी काम हिंदुस्तानी लेके जाता था तो ये फौरन उसको अपनी क्षमता अनुसार कर देते थे। इस दीवान मुद्रियार के पास सर सीवी रमन, आप इस नाम से सब परिचित होंगे, और आर.एस. भटनागर, ये जो दोनों भारत के एक अच्छे वो थे। डॉक्टर सर सीवी रमन को तो नोबल फिजिक्स प्राइज भी मिला था, पीस नहीं। तो ये इनके पास गए और इन्होंने कहा कि हमें यहाँ कुछ लैब्स वगैरह और रिसर्च सेंटर्स खोलने हैं, इसके लिए हमें ज़मीन उपलब्ध कराएं। तो आर कोड मुद्रियार ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी उनको अपना जगह उपलब्ध करा दी और इन्होंने वहाँ स्थापना करी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च लैब। लैब से ये मतलब नहीं लगाएं कि ये खाली एक प्रयोगशाला थी, ये पूरे लंबे चौड़े इंस्टीट्यूट और कॉलेज थे। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च लैब। और आज की डेट में ये पूरे भारत में जो सर सीवी रमन और आर.एस. भटनागर ने स्थापित करी थी, आज की डेट में इन लैब्स की संख्या 37 है। और उस टाइम इसके लिए फंड डॉक्टर सीवी रमन ने टाटा से लिया था 20 लाख रुपए। आप सोचें, टाटा ने उस समय हमारी पढ़ाई में तरक्की के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जिनको जनसंघ का स्थापक भी कहा जा सकता है। मैं यहाँ अगर राजनीतिक बात नहीं करूँ तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इन दीवान मुद्रियार से अपने लिए जगह अलॉट कराई और वहाँ नेशनल ग्रास लेबोरेटरीज की स्थापना करी। वो आज लेबोरेटरीज भी पूरे भारत में हैं और लगभग 45 हैं, जिनको आज हम CSIR के नाम से जानते हैं। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ये जितने भी इंडिया के प्राइम इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइम मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज की बात हम दोबारा करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, यह सब 1947 से पहले ही स्थापित कर दिए गए थे और इनका निरंतर विकास होता रहा। और नेहरू जी के टाइम में भी इनका एक्सपेंशन हुआ और मेन काम जो नेहरू जी ने करा, इनको रीनेम किया, इंस्टीट्यूट को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज किया या CSIR वगैरह ये सब किया। अच्छा, नेहरू जी की बात है। इसके अलावा उनका शिक्षा में क्या योगदान था नेहरू जी का? एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुली, वो भी 1947 से पहले ही खोली गई थी। उसको सर सैयद अहमद ने खोला था और ऐसा भी कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान विभाजन की भूमिका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही रखी गई थी, तो वो भी 1947 से पहले था। बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खोली महामना मदन मोहन मालवीय ने, तो वो भी 1947 में ही थी अपना पहले। और इसके बाद अगर आप देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी, उसका मुख्यालय जो है लाहौर में था, वो भी 1947 में ही, 1947 से पहले ही खुल गई थी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान इनका विभाजन हो गया
तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो लाहौर में ही रह गई। लेकिन वो उसका नाम पंजाब यूनिवर्सिटी था, तो पंजाब के लोगों का उससे एक अपना दिली लगाव था या कह सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे। तो एक पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से चंडीगढ़ में भी पंजाब यूनिवर्सिटी खोली गई। बस ये इंटरनेशनल लेवल में कंफ्यूजन ना हो इसलिए उस पंजाब यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग रखी गई PANJAB। वैसे पंजाब की स्पेलिंग होती है, आप सब जानते हैं, PUNJAB। लाहौर में आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी कायम है और चंडीगढ़ में PANG कायम है। तो इसके अलावा उस्मानिया कॉलेज हैदराबाद, राजपुताना यूनिवर्सिटी जयपुर, जिससे मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, 1947 के बाद इसको रीनेम किया गया और इसका अपना राजस्थान विधानसभा से 1952 के बाद इसके पक्ष में एक एक्ट भी पास किया गया, लेकिन यह 1947 से पहले ही अपना राजपुताना यूनिवर्सिटी कार्यरत थी। ऐसे ही आगरा यूनिवर्सिटी थी जो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से जिसको के नाम से जाना जाता है। तो मेरा ये कहना है कि पूरी तरीके से ये कांग्रेस का या उनके जो आज की डेट में जो उनके लोग हैं, या मैं गलत शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, वो नेहरू जी के बखान में बिल्कुल एक तरफा बात करते हैं। ये जितने भी मैंने आपको डिटेल बताई, ये IIMs वगैरह ये सब पहले से ही खुले हुए थे। इनका समय समय पर जैसा कि होता है विकास होता रहा और निरंतर विकास चल रहा है। अब कितने IIMs वगैरह बढ़ गए हैं ये आज हम बात नहीं कर रहे हैं। हम 1947 से पहले जो खुली संस्थाएं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात लास्ट में राजनीतिक बात कहता हुआ चलूं। अभी जो है कुंभ समाप्त हुआ है प्रयागराज में, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था। नेहरू जी इलाहाबाद के रहने वाले थे। वहाँ इनका आनंद भवन बहुत मशहूर है और इसका आनंद भवन के तो कांग्रेसी बड़े गीत गाते हैं। आनंद भवन इलाहाबाद से नेहरू जी चुनाव लड़ते रहे। इलाहाबाद में ही एक जगह है फूलपुर, वहाँ भी चुनाव लड़ते रहे वो। और इलाहाबाद जैसा अभी प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, तो इलाहाबाद जो प्रयागराज शहर 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। और 1947 से पहले सिर्फ वहाँ एक पुल बना हुआ था और प्रयागराज के लोगों को आने जाने में एक जगह से दूसरी जगह बहुत तकलीफ होती थी, काफ़ी घूम के जाना पड़ता था। और नेहरू जी 1964 तक रहे। तब तक नेहरू जी अपने क्षेत्र में एक दूसरा कोई बड़ा पुल किसी नदी पे नहीं बनवा सके। ये कोई भी जाके चेक कर सकता है। जब नेहरू जी 1947 में प्रधानमंत्री बने और 1964 तक 30 मई को शायद उनकी मृत्यु हुई थी, 30 मई 1964 तक वहाँ कोई भी इलाहाबाद या प्रयागराज में कोई भी पुल नहीं खोला गया, दूसरा नहीं बनाया गया। आज की डेट में वह बहुत पुल हैं और वो सब उनके बाद ही बने। वो कांग्रेस के राज में भी बने, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो बीजेपी नहीं बनाए। अब कुंभ के टाइम पे मैंने कहा जैसे निरंतर विकास होता रहता है, लेकिन आज मेरा ये आपको मैसेज देना है कि ये नैरेटिव कांग्रेस ने गलत सेट किया है कि नेहरू जी ने ही भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करी। आप इस पे मेरी बात पे चिंतन करें और खुद निर्णय लें। निर्णय आपको लेना है, इतिहास तो अपना निर्णय ले चुका है। आपने सबने यह वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।